ये जो है डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट थीम्स के भी हो सकते हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैं खोल नहीं सकता, हालांकि ये 8 साल की बच्ची का हाथ है तो, लेकिन इसमें इतनी पावर है, जब वो अपना आर्म इसके अंदर पॉप इन करती है तभी जाके जो है इसके सेंसर्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको चलाने के लिए तो सिर्फ मैं ऐप से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको अपने हाथ से खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। रफ्तार पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं एहसान सब्ज और आज हमारे साथ मौजूद है अनस नियाज, जिनका ताल्लुक है बायो रोबोटिक्स की फील्ड से। अनस और उनकी कंपनी बायोनिक्स आर्टिफिशियल लिम्स बनाने में महारत रखते हैं और अचीवमेंट यह है कि हाल ही में अनस का नाम फोर्ब्स 30 एशिया लिस्ट में आया है। आज अनस से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम। आप बुनियादी तौर पे आप जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा और किस तरह फोर्स की नज़रों में आप आए। हम लोग बायोनिक आर्म्स बनाते हैं, प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं, बायो रोबोटिक्स के ऊपर काम करते हैं और जिसका मेनली फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों के हाथ कट जाते हैं या पाँव कट जाते हैं उनके लिए हम लोग प्रोस्थेटिक डिवाइसेस बनाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं और वो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं ताकि आप जब उसको मूव करना चाहें, आर्म यूज़ करना चाहें तो बड़ा ईजीली आप उसको कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमारे प्रोस्थेटिक्स जिसकी वजह से उन्होंने हमें कवर किया है वो ये किया है कि एक तो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं लोकली पाकिस्तान के अंदर। दूसरी चीज़ जो उसके अंदर शामिल है वो ये है कि एज लिमिट जो है हमारे पास वो 3.5 साल के बाद हम प्रोस्थेटिक्स लगाना शुरू कर देते हैं, वेयरएल्स दुनिया के अंदर एज लिमिट 8 ईयर्स है। अच्छा। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है, यानी कि समझ लें एक बच्चा जो 3.5 साल का है उसको वो अपना प्रोस्थेटिक यूज़ कर सकता है और दुनिया में उसको 8 साल इंतजार करना पड़ता है तब जाके उसको ये प्रोस्थेटिक डिवाइस मिलती है। तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है बड़ा हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट है और वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक्स बेशक वो $50,000 के क्यों ना वो फेल हो जाते हैं। सो हमारे पास हमारा जो प्रोस्थेटिक है वो बेशक $50,000 वाला प्रोस्थेटिक इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में फेल हो जाता है, लेकिन हमारा प्रोस्थेटिक बड़ा इजीली यहाँ पे फंक्शन करता है। और तीसरी चीज़ ये थी कि हमें पहले डाउट होता था, हम जब बात करते थे किसी से तो लोग कहते थे कि यार पाकिस्तान में चलें कोई कंपनी अगर एग्जिस्ट नहीं करती आपकी तरह की तो एशिया में कितनी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, कितने स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम रैंडमली कहते थे यार 3-4 तो होंगे जो कि इस स्पेस में काम कर रहे हैं, लेकिन फोर्ब्स के कवर होने के बाद हमें यह पता चला कि जितने भी वो 3-4 थे वो सिर्फ अभी डेवलपमेंट फेज में है, आज तक उन्होंने प्रोस्थेटिक्स दिए ही नहीं है। तो ये एक बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए मार्केट को असेस करना कि इतना बड़ा गैप है। लेट्स सपोज अगर आप डिसेबल लोगों की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्पेशली 60% ऑफ टोटल डिसेबल पॉपुलेशन रहती है और आप सोचें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद आज तक हमारे रीजन से कोई कंपनी ही नहीं निकली जो कि इस तरह के प्रोडक्ट दे सके। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि चलें लोकली हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इतने मसले मसाइल के बाद हुआ जहाँ पे आप एक सुई भी नहीं बनती वहाँ पे आप एक हाई लेवल का एक प्रोडक्ट बना के और वो भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना वॉज अ बिग चैलेंज, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने हमें रिकग्नाइज। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा और पीछे आऊँगा, ये मेडिकल पॉसिबिलिटी बताएं, ये कैसे होता है। आपने भी कहा कि जी ये दिमाग से इसका कनेक्शन होता है, तो ज़रा थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में बताएं। इसमें क्या सर्जरीज इन्वॉल्व होती हैं, क्या तरीक़ाकार क्या होता है? सो बेसिकली हमने इसको बड़ा सिंपल बनाया हुआ है और इट्स जस्ट लाइक अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। जस्ट लाइक अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो आपका हाथ आपके दिल से बहुत दूर है, लेकिन आपकी हार्ट बीट वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है। आपका जो है बहुत सारे फंक्शन जैसे ग्लूकोज मीटर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इस तरह से हमारा जो आर्म है उसके अंदर सेंसर्स एम्बेडेड होते हैं। तो आप जैसे ही अपना एम्पूटेटेड लिम्ब उस के अंदर डालते हैं तो आप अपने हम आपसे कहते हैं कि आप सोचें कि आपका हाथ है, इमेजिन करें आपका हाथ है, सोचें कि आप उसकी फिंगर्स हिला रहे हैं। तो जब वो इस तरह से करते हैं तो वहाँ ब्रेन से एक सिग्नल आता है और जहाँ तक उसका हाथ नहीं है उस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं। तो हमारे सेंसर्स उसको रीड कर लेते हैं और फिर वो डाटा ट्रांसलेट कर देते हैं टुवर्ड्स द मोटर और मोटर को बताते हैं कि ये शख्स अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये इतना आसान हमने कर दिया है कि मतलब कि बच्चे बड़े आसानी से पहन लेते हैं और बस पहनते हैं और हम उनको कहते हैं सोचो हाथ है,
इमेजिन करो, फिंगर्स मूव करो, थंब मूव करो, एंड दिस इज द होल प्रोसेस। मिसाल के तौर पे आप 3.5 साल या 4 साल के बच्चे को एक हाथ लगाते हैं और फिर उसकी एज बढ़ती है और जाहिर सी बात है उसकी बॉडी भी उसी तरह से ग्रो करती है, एक हाथ बड़ा हो जाता है, तो फिर उसमें क्या प्रोसेस होता है कि आप उसको तब्दील करते हैं या उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं? होता इस तरह से है कि जिस तरह से आपकी एज बढ़ रही होती है तो हमें पूरा आर्म चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमने बनाया हुआ होता है। ठीक है। और होता ये है कि जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो यूजुअली ये है, जरा आप मुझे जी श्योर इसी से अगर आप मुझे दिखा देंगे ये क्या तरीका होता है इसका। हमारा एक लेटेस्ट वेरिएंट है जो कि अभी हमने रिसेंटली बनाया था एक दुबई की बच्ची के लिए, वो यहाँ पे आई थी और ठीक है उसी तरह का एक रेप्लिकेट मॉडल है। तो अब ये जो है डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट थीम्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है समझ लें कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैं खोल नहीं सकता, हालांकि ये 8 साल की बच्ची का हाथ है तो, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि शायद मैं जितना भी जोर लगाऊं तो नहीं खुल सकता। फिर ये बैटरी है इसके अंदर, और फिर जब वो अपना आर्म इसके अंदर पॉप इन करती है जी, तभी जाके जो है इसके सेंसर्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते अच्छा, हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको चलाने के लिए तो सिर्फ मैं ऐप से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको अपने हाथ से खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। और इट्स सिंपल, इसने जस्ट ऑन करना है और पेन के इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये सोच रहा था, चूंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, उसका IQ लेवल मुख्तलिफ होता है, तो बाज़ दफ़ा तो आपके लिए हर केस ही एक तरह से कस्टम मेड केस होता होगा कि यार वो किस तरह से रिएक्ट करता है। बाज़ लोग जल्दी पिक कर लेते होंगे, बाज़ लोग को शायद महीनों लग जाते होंगे। तो आप लोग जब किसी भी केस को लेते हैं तो यानी जब आप उससे बात करते हैं या उसका इंटरव्यू करते हैं तो उसमें आप क्या चीज़ें, एक टीम जो है आपकी क्या वो करती है, किस तरह से उसको केस को आगे लेके बढ़ती है फर्स्ट मीटिंग के बाद? सो बेसिकली होता इस तरह से, प्रोसेस इस तरह से होता है कि कोई भी शख्स हमें बहुत इजीली हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि जी आपकी लिम्ब एम्पुटेशन कहाँ से हुई है, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या क्या कर लेते हैं अभी, या क्या एम करते हैं कि प्रोस्थेटिक लगने के बाद, ये कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिर हम उनको अपने पास बुलाते हैं जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, सबसे पहले वो उसको चेक करते हैं कि उसकी एम्पुटेशन है तो ऐसा तो नहीं है कि अभी भी कोई जख्म हील ही नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो एम्पुटेशन हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फिलहाल डॉक्टर्स को पता नहीं है कि इस तरह का कोई प्रोस्थेटिक अवेलेबल है, तो वो एम्पुटेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो किसी की वो कहीं से करते हैं, किसी की कहीं से करते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि हमने उसकी एम्पुटेशन को देखते हुए अपना प्रोस्थेटिक बनाना है। फिर उसके बाद हमारा एक होता है काउंसलिंग सेशन, हमारा कम्युनिटी मैनेजर है हमजा, वो खुद बायोनिक आर्म यूज कर रहा है। अच्छा। तो वो फिर उनके साथ बैठता है, उनसे बात करता है, उनको बताता है कि देखें मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चंस फिर वो पूछते हैं उससे डायरेक्टली, क्योंकि हमजा इटसेल्फ जो है वो यूजर है, तो लोगों के सवाल बड़े इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि पानी कैसे पिएंगे तो शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि सवाल किस तरह का है, लेकिन हमजा से जो है ये पूछेंगे तो ही नोस मैंने क्या बताना है, मैं वो बाइक भी चला सकता है, बाकी काम भी कर सकता है, तो वो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आंसर होते हैं पहले। उसके बाद फिर उसकी अगर लिम्स जो है, क्योंकि उसने काफ़ी अरसे से इस्तेमाल ही नहीं किया होता, सही लोग समझते हैं कि एक दफ़ा मेरा आर्म कट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैंने इस आर्म को यूज़ ही नहीं करना, वो बड़ा इग्नोरेंट फेज़ में होता है। उसके बाद हमने उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है, कुछ थेरेपीज़ करानी होती है जिससे वो उनका कनेक्शन वापस डेवलप हो। फिर हम मेजरमेंट्स लेते हैं, फिर हमारी जब मेजरमेंट्स हो जाती हैं तो फिर हमारे टाइमलाइन होता है कि हमें विद इन 7 डेज़ इनको फ्री करना है, क्योंकि यूजुअली लोग डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज़ से आ रहे होते हैं, उनके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है रहने के लिए, एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, तो हमने वो तमाम आर्म बना के फिर उनकी बेसिक टेस्टिंग्स होती हैं। टेस्टिंग्स होने के बाद फिर उनका आर्म जो है वो हम फिट करते हैं। फिट करने के बाद उनका तकरीबन कोई 2 दिन हम ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं जिसमें वो चीज़ें सीख रहे हों, कर रहे हों। और इससे पहले कि हम ज़रा थोड़ा सा और आगे जाएं, मैं कम्युनिकेशन को लेके ज़रा बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यार बच्चों को तो कन्विंस करना और बच्चों को समझाना या इवन बच्चों से कोई भी किसी भी चीज़ का जवाब हासिल करना तो बाज़ बड़ा चैलेंजिंग है, और ख़ास तौर पे जब आपको उनकी ज़बान ना आए। फ़र्ज़ कीजिए कोई बच्चा बलूचिस्तान से आया है, उसको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, तो वो जो एक आप वालिदैन बैठ के समझाते हैं, या वो तो मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंजिंग पार्टी होता होगा। हाँ, बच्चों के साथ डील करना यूजुअली बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी हमने एक बच्चे के ऊपर ही बनाया है, और वो भी 4 सद्दा का बच्चा जिसको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो हमें होता ये था कि हम उसके जो फादर आए हुए थे उनको बताते थे कि जी आपने इसको बोलें कि फिंगर मूव करें, फिर वो पश्तो में उसको बताते थे, फिर उसका मूड चेंज हो जाता था कि अभी मैं थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर वो जाके सो जाता था, फिर हम सब वेट कर रहे होते थे कि अब ये उठे तो प्रोस्थेटिक लगाएं।
तो अच्छा, अब हम जो है ना ऐसा नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी बस प्रोसेस करें, बिकॉज इसके अंदर जो है ना मशीन तो चले एक बन गई, कोर्स, लेकिन मशीन के साथ ह्यूमन एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइंड से आने और उसने एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मैं इस्तेमाल करूंगा। तो वो चैलेंज जो है ना बड़ा होता है, तो वो हमें फिर उसको जो है ना बड़ा इजीली कन्विंस करना पड़ता है, पैम्पर करना पड़ता है, कुछ पिज्जा भी खिलाने पड़ते हैं, खाने भी खिलाने पड़ते हैं, ताकि वो मोटिवेशन, चॉकलेट्स भी देनी पड़ती हैं, ताकि वो, क्योंकि सबका मकसद ये होता है कि ये अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। उसके लिए हमें बड़ा डिटेल्ड उनके साथ जो है ना बहुत ज्यादा, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि एक दफा वो हमसे कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल, उसके बाद फिर वो लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद वो हमें इंप्रूवमेंट भी बता रहे होते हैं कि आप अपनी रिसर्च को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मुझे ये थंब साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें तो शायद मैं ज्यादा बेहतर ग्रिप कर सकूं, छोटा कर दें, अच्छा, वो लेवल आ जाता है, वो लेवल आ जाता है। तो दैट इज समथिंग जिसकी वजह से हमारी R&D बड़ी अच्छी इवॉल्व हो गई है। तो हमें समझ लें कि आम पाकिस्तानी लोगों ने मिलके हमें हेल्प किया कि आप फिंगर का साइज ऐसा कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, मूवमेंट्स ऐसी कर लें, पाम थोड़ा सा इतना खुलना चाहिए, इतना नहीं खुलना चाहिए। तो सारी चीजें मिलके हमें 7 साल की जर्नी के अंदर इन लोगों ने जो है ना बड़ा गाइड किया। बहुत सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, एक तो फोर्ब्स का नाम आ गया, आपको बहुत सारे लोगों ने प्रेस किया, बहुत सारे लोग, आपको एक अचीवमेंट है, लोग आपको बुलाते हैं और कहते हैं, लेकिन बाज़ इनामात ऐसे होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। कभी कोई ऐसा मौका आया कि कोई किसी बच्चे ने आपसे उस तरह से थैंक्स किया हो, या कभी माँ बाप ने किसी ने ऐसे थैंक्स किया हो जो आपको कभी ना भूला हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और सारी स्टोरीज बड़ी यूनिक हैं। हम जब देख रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों के साथ साथ बड़ों को ख़ास तौर पे, जैसे एक स्टोरी थी हमारे सामने रिसेंटली आई थी, एक खातून थी, अल्लाह बचाई उसका नाम था, और वो बलूचिस्तान के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे वो काम कर रही थी, और काम करते करते उनके हाथ जो है ना, दोनों हाथ ग्रास कटिंग मशीन में आ गए थे, और वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब लोग थोड़े से डर गए थे, उनको कोई उठाने ही नहीं आ रहा था कि जी एम्पुटेशन हो गई है तो छोड़ दो इसको ना। तो उसके पड़ोसियों ने हिम्मत करके उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। प्रेग्नेंट भी थी, एम्पुटेशन भी हो गई। फिर एम्पुटेशन के बाद मतलब कि वो हील तो कर रहा था ज़ख्म, लेकिन अब आप सोचें कि उसके 4 बच्चे पहले काम भी कर रही थी खेतों में, अब वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, और वो जो उसका न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको कैसे संभालेगी। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने किसी तरीके से मैनेज किया बच्चों को, सबको। और उसकी सिर्फ जब वो आई थी ख्वाहिश यही थी कि यार मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला सकूं। दैट इज़ समथिंग जो आप सोचते हैं कि यार ये इतनी छोटी सी चीज़ जो है वो इंसान को कितना मोहताज कर देती है। उसके बाद फिर हमने उसका एक आर्म बनाया, PSO ने उसको स्पॉन्सर कर दिया था एक आर्म के, चलें एक हो गया, लेकिन हमें यह था कि नहीं यार एक इनफ नहीं है, यकीनन एक इनफ नहीं है, दूसरा भी करें, दूसरा भी करें। फिर हमने करते करते उसके लिए फंड्स जमा किए, जमा करने के बाद फिर उसको जब वो जा रही थी उसने कहा कि मैं दूसरा हाथ लेने कब आऊँ। अच्छा। तो हमने कहा वी विल ट्राई आवर बेस्ट। फिर सैलाब आ गया, बड़े इशूज़ हो गए, बड़ी मुश्किल से फंडिंग हमने उसकी अरेंज की, फिर उसको बुलाया, फिर शी वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे दूसरा आर्म लग रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके दोनों आर्म्स लगे हुए हैं। और ऐसे लोग हैं कि जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं ना, बड़े स्माइल कर रहे होते हैं, खुश, मतलब कि ऐसे बात कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आर्म एक चीज़ आ जाती है उनके पास, तो आप उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हमारे पास वीडियोज़ आ रही होती हैं जब लोगों को लग जाता है। अब एक शख्स है जमील, वो उसकी बेटी उसको रोज़ आना सुबह आर्म्स पहनाती है, जिस तरह से आप शूज़ पहनते हैं, तो वो आर्म सुबह पहनाती है, उसके बाद वो काम पे जाता है, उन हाथों से काम करता है, और शाम को आता है तो उसके आर्म्स उतार के फिर वो सो जाता है, रिलैक्स कर लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बड़ा मतलब मोटिवेट करती हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जैसे जिन्होंने ज़िंदगी में 8-8 साल बाद जाके अपने हाथ से पानी पिया हो, तो उनके आंसू, मतलब कि वो बस पानी पीते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग। मतलब ये इतनी छोटी सी चीज़ है कि आप सोचते भी नहीं है कि पानी उठाया और पी लिया, आपने खाना खाया और मतलब कि ख़त्म हो गया, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा एक डिफरेंट मोमेंट होता है, और वो हमारे लिए बड़ा एक समझ लें कि, और वो हमें दुआएं कर रहे होते हैं, कहते हैं कि बस आप कोशिश करिएगा कि आप पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम ही हैं जो इस स्पेस में काम कर रहे हैं। और अब वो जो 500 लोग हैं, वो उनकी रोज़ की ज़िंदगी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि नहीं जी, हमने जाके एक प्रोडक्ट जो $50,000 का US में बिक सकता है, तो मैं यहाँ पे इतना सस्ता बेच रहा हूँ, वहाँ जाके काम कर लूँ, तो उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। तो इनमें से कुछ लोग आपसे कभी राब्ता भी किया ठीक होने के बाद कि यार आप? जी, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, हमसे कनेक्टेड होते हैं, हमारी ऐप से कनेक्टेड होते हैं, और हमें पता चल रहा होता है कि ये आर्म कितना यूज़ किया है।
मतलब कि इट्स नॉट ओनली कि जी दे दिया और चला गया, ये हमारे पास इसका, क्योंकि ये एआई इसके अंदर इम्प्लीमेंट, यानी हर मूवमेंट की रिकॉर्ड आपके पास, हर मूवमेंट की रिकॉर्ड होती है, हमें पता होता है कि ये शख्स ने आज कितना इस्तेमाल किया, कितना नहीं किया, हार्ड ऑब्जेक्ट उठाया है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट उठाया है, ये तमाम डाटा हमारे पास आ रहा होता है, लॉग बन रहा होता है, और आज इसने कितना इस्तेमाल किया, कितना सिर्फ पहन के रखा, फिर हम उसके बाद देख रहे होते हैं कि अच्छा इस बंदे ने इस्तेमाल नहीं किया तो क्यों नहीं किया, पूछते हैं इससे, फिर हम कॉल्स करते हैं, पूछते हैं कि आपने आर्म इतने दिन से क्यों यूज़ नहीं किया, क्या मसला है, फिर वो बताता है कि अगर कोई मसला है तो बताता है, नहीं है तो फिर बताता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, ये था वो था, फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये इंसानी हाथ की तरह तो नहीं हो सकता, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कुछ पकड़ा और स्लिप हो गया, बिल्कुल, तो बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये मुझसे नहीं पकड़ा गया। इस तरह से मैं हमारा एक यूज़र है, हसन नाम है उसका, वो पिंडी से बिलोंग करता है, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये तुम आर्म कैसे पहनते हो, मतलब क्या करते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो, तो उसने बोला कि अगर मुझे शॉप से जाके कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा हो या जूस पीने का दिल चाह रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन पूरा अपने घर में उस तरह की बॉटल रख के उसको उठाता हूँ, पीता हूँ, मतलब कि इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, पूरा दिन सिर्फ एक पानी की बॉटल उठा के वो प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट डे फिर वो शॉप पे जाता है और बड़ा कॉन्फिडेंटली ऑर्डर करता है कि जी मुझे आप जूस दे दें, और वो उठा के पी के आ जाता है। मतलब उसकी ये अचीवमेंट है कि उसने अपने हाथ से एक जूस शॉप से लेके पी लिया। मतलब कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन लोगों की जो हम जिस तरह से हम लोग सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि जी मेरे पास इतना बड़ा बंगला हो, तो इतना बैंक बैलेंस हो, तो मैं सारा दिन जो है वो ट्रैवल करता रहूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के, लेकिन उनकी ख्वाहिशें क्या होती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपने लिए थोड़ा सा काम कर लूँ, अपने हाथ से लिख लूँ, अपने हाथ से पानी पी लूँ। सो ये बड़ा हमें जो है ना ग्राउंड से बड़ा कनेक्टेड रखती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट के बारे में बताएं कि कितने रैपिडली लोग आपसे रब्ता करते हैं और आप उनको कितना टाइम देते हैं? अच्छा, इसमें बड़ा एक चैलेंज है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनकी एम्पुटेशन हुई हुई है, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके लिए फंडिंग ढूंढना। यूजली हम लोग एज अ कॉम कोशिश करते हैं कि हम अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करें। हमारी हुकूमत भी यही कर रही होती है, हम भी यही कर रहे होते हैं कि चलो 100 लोगों को खाना खिला दो, बल्कि इंडस्ट्री अगर आप खोल लें तो शायद 1000 लोगों को रोज़गार वैसे ही मिल जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ना, जब हम लोगों को बताते हैं कि ये आर्म लगने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है फंडिंग जमा करना, और इसकी वजह से हमारे पास इस वक्त कोई 1500 लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो हमें उन 1500 लोगों के रोज़ाना क्वेश्चंस के आंसर करने होता है कि जी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, हम भी कोशिश कर रहे होते हैं, और जब जिसका फंडिंग अरेंज हो जाती है फिर हम उसको बुलाते हैं। और आम तौर पे एक केस को सॉल्व करने के लिए 7 to 10 डेज 7 to 10 डेज की फंडिंग का टाइम लगता है? नहीं, मैं फंडिंग की बात कर रहा हूं। फंडिंग में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल से भी इंतजार कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, लोगों को पता भी नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से जाके हमें, अच्छा सोशल एंटरप्राइज का कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। लोग कहते हैं कि जी आप एनजीओ हैं तो आप बस एनजीओ हैं तो उसके अंदर ना क्वालिटी देखें, ना आप ये देखें कि वो काम करता है नहीं करता, बस क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं 10,000 की तस्वीर लगा दूं कि जी मैंने इतने लोगों का जो है ना काम कर दिया, बेशक वो 10,000 लोग किसी काम मतलब उनके किसी फायदे की चीज़ ना हो। हमारा सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट दें, ठीक है, इंटरनेशनली इसको लेके जाएं, प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हो, बुनियादी तौर पे प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हो, काम भी करे, और उसके साथ साथ वो ऐसा हो कि जो आप दुनिया से किसी अच्छी जगह से ले रहे हो तो वो सेम लेवल का प्रोडक्ट हो। दूसरी चीज ये है कि हम इसकी R&D को इवॉल्व करते रहें, डे बाय डे इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर आते रहें। सिर्फ ये ना हो कि जी एक दफ़ा बन गया तो चलें अब आप इसी को चलाते रहें, लेकिन हमने इसको क्या करते हैं कि हम ऑलमोस्ट समझ लें कि एवरी 6 मंथ्स हमारी नई अपडेट्स आ रही होती हैं। ठीक है। और बहुत तेज़ी से हम इसको अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो क्या इस प्रोसेस में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? जी, हम कॉस्ट देखें, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब आप फॉर एग्जांपल अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो प्रोस्थेटिक आर्म है उसकी कॉस्ट 3 साल पहले भी वही थी। अच्छा। और आज भी माइनर सी कोई 15-20,000 का डिफरेंस आया होगा। ठीक है। बाकी आप पाकिस्तान में एक किलो चीनी से भी कंपेयर करें, हाँ, तो शायद इतना डिफरेंस आ गया है कि आप बोलेंगे कि जी बड़ा कॉस्ट चेंज हो गई है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से इसको कम से कम रखें। दूसरा, हमने जो अपना प्रोसेस रखा है वो ये रखा है कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोस्थेटिक में कुछ हमें सर्टिफिकेशंस लेनी है। इंशाल्लाह वो सर्टिफिकेशंस हम ले लेंगे तो हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है। और जिस दिन हमने इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो फिर हम पाकिस्तान जैसे जितने भी गरीब मुल्क हैं उनको सब्सिडाइज कर देंगे ताकि और कम से कम कॉस्ट उनको मिले, और जहाँ पे हम प्रॉफिट्स बना सकते हैं वहाँ प्रॉफिट्स बनाएं।
अच्छा, ये आपकी फंडिंग का अब क्या ज़रिया है बुनियादी तौर पे, कि क्या आप लोगों से जो है यानी मुखय्यर जो हजरात हैं वो आपके साथ ताउन करते हैं, या फिर आप डोर टू डोर जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनकी तरफ जाते हैं केस लेके? ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। जी बिल्कुल, इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। इंडिविजुअल सपोर्टर्स भी होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉर्पोरेट्स के साथ हम कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट्स के साथ भी चैलेंज ये है क्योंकि सोशल एंटरप्राइज फिलहाल पाकिस्तान में इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये होता है कि हमें किसी एनजीओ के साथ पार्टनर करना पड़ता है उनसे फंडिंग एक्सेस करने के लिए। तो वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो 1500 लोग हैं वो 3-3 साल मतलब वेट ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स है, क्योंकि एज़ पर WHO प्रोस्थेटिक जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी होती है। तो उसकी वजह से यूजली जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है प्रोस्थेटिक, वो डम प्रोस्थेटिक्स इंपोर्ट करती है जो नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि और फिर वो हुकूमत उसको सब्सिडी भी कर देती है। तो हम ये कहते हैं कि आप हमें सब्सिडी ना दें, लेकिन उनकी सब्सिडी भी ख़त्म कर दें, ताकि हमारा जो कंपटीशन है वो लेवल इक्वल हो जाए। क्योंकि अगर वो उनकी सब्सिडी हटा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट उनसे कम का पड़ जाएगा, और उसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री भी जो है हमारी एम्पावर हो रही होगी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। दूसरी चीज़, इस पर टैक्स 29% है। अब वो जो टैक्स इसलिए है क्योंकि इसको फिलहाल गवर्नमेंट के खाते में जो है ना वो लग्जरी कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नीड। लेकिन क्योंकि ये लग्जरी है तो ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि 29% टैक्स आप उसमें दें, और बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। फिर इसके बाद दूसरे चैलेंजेस ये हैं कि ऑल्दो ये हमारा पेटेंट है प्रोडक्ट, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में जो है ना हर कोई चाहता है कि बस मैं खुद कोई मेहनत ना करूं, कोई चीज़ चोरी करके जो है ना बना के और उसको काम करना शुरू कर दूं। तो ये भी हमें बड़ा थेफ्ट प्रूफ भी रखना पड़ता है इसको। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारे सेंसर्स जो हैं वो स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ हुए, क्योंकि बीच में हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो लोगों ने, जिनको हम फ्री में देते थे, उनसे ख़रीदना शुरू कर दिए थे। एंड उसको खोल के चेक करना है, इन सारी चीज़ें करके कि किसी तरीके से हम भी कुछ कर लें। अब हुआ ये कि जब हमने ये सिनेरियोज देखे तो हमने अपने सेंसर्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसमें अच्छी सी लेयरिंग करना और उसकी फ्रिक्वेंसी हमने बढ़ा दी। उसकी वजह से पता चला कि हमारे सेंसर्स वाटर प्रूफ भी हो गए, स्वेट प्रूफ भी हो गए, और वो फिर भी फंक्शनल थे। तो ये इन लोगों की वजह से ही हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा इंटरवेंशन करने की कोशिश की, तो हमने अपने आप को थोड़ा सा मजीद प्रोटेक्ट किया, और दुनिया में अब हम ही हैं वाहिद जो कि स्वेट प्रूफ सेंसर्स बना रहे हैं बायोनिक आर्म के लिए। तो ये आपने जो बात की, ये पूरी दुनिया में लग्जरी कंसिडर की जाती है? नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि जापान के अंदर तो अगर आपको गवर्नमेंट प्रोस्थेटिक देती है तो हर 2 साल बाद नया देती है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप इस नशस्त का फ़ायदा उठाकर ज़रा थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्ट नंबर या वो डिटेल्स कि जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें वो अगर आप हमें बता जी दें। बिल्कुल। आप लोग बहुत इजीली हमारे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 033306000783 है। आप इस पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। उसके बाद हमारी वेबसाइट भी है bionics.org, और बायोनिक्स जो है वो K से है, तो आप उस पे जाएं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएं तो हम आपको बहुत ईजीली इंगेज कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की पॉडकास्ट आपने देखी, बहुत ही काम की बातें हुई, और एक आम पाकिस्तानी इन बातों से बहुत फ़ायदा उठा सकता है, बायोनिक्स रब्ता कर सकता है, और अगर उसको एक माजूरी है तो ऐसा नहीं है कि वो माजूरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उम्मीद की किरणें पहले भी थीं, बायोनिक्स की शक्ल में अब भी हैं। थैंक यू वेरी मच।